आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हिंदी में इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब जैसा कि इसके नाम में ही हमें तीन अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं, लीनियर, इक्वेशन एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों को समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैथ्स की हमारी तीन ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच है हमारी अरिथमेटिक, जिसे कि हिंदी में अंकगणित कहा जाता है। इस शाखा के अंदर हम सभी प्रकार के अंकों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि 5, 6, 8, -10, 2.5, अर्थात डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जितने भी प्रकार के अंक हैं उन सभी का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हमारी गणित विषय की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, चतुर्भुज या 3D शेप। इन सभी प्रकार के आकारों का अध्ययन हमारी ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। गणित विषय की तीसरी और महत्वपूर्ण शाखा है अलजेब्रा, जिसे कि हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। अलजेब्रा के अंतर्गत हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है। X, Y, Z, P, Q, R, जितने भी प्रकार के हमारे अल्फ़ाबेट या सिम्बॉल्स होते हैं उन सभी का अध्ययन हम हमारे अलजेब्रा में करते हैं। यह सभी के सभी हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स जो कि वेरी शब्द से निकला हुआ है। वेरी शब्द का अर्थ क्या होता है? नॉट फिक्स्ड, अर्थात जिसकी कोई निश्चित वैल्यू ना हो। वेरिएबल्स को और अधिक समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने आपके घर की रसोई घर में मैच स्टिक तो देखी ही होंगी, आज हम उन्हीं मैच स्टिक से एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हम दो मैच स्टिक का यूज़ करेंगे एक अल्फ़ाबेट L बनाने के लिए, जैसे कि मैं इस बोर्ड पर बना रही हूँ। ये 1 मैच स्टिक और ये 2 मैच स्टिक। तो मुझे एक L अल्फ़ाबेट बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत हुई? 2 मैच स्टिक की। अब यदि मैं एक और अल्फ़ाबेट बनाना चाहती हूँ तो मुझे कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 2 मैच स्टिक की। तो टोटल 2 अल्फ़ाबेट जो मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, वहाँ पर टोटल मैच स्टिक कितने हुए? 4। और हमने अल्फ़ाबेट्स कितने बनाए हुए हैं? 2। यहाँ पर हम एक सीरीज़ तैयार करते हैं। ये हो गई हमारे L जो हम अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं, और ये हो गई हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक जिनका यूज़ इन अल्फ़ाबेट्स को बनाने के लिए किया हुआ है। अब हम एक और मैच स्टिक का यूज़ करते हैं और एक और अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। यहाँ मैंने एक तीसरा अल्फ़ाबेट्स बनाया हुआ है। तो ये तीसरे L अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत हुई? 6। इसी प्रकार से मैं एक और L अल्फ़ाबेट्स को बनाती हूँ। मैंने एक और अल्फ़ाबेट्स को बनाया, तो फिर हमारी टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हो गए? 8। अब आपको इस सीरीज़ देखकर समझ में आ रहा होगा कि जब हम 2 L अल्फ़ाबेट्स बना रहे थे तो हमें 4 मैच स्टिक की ज़रूरत हुई थी। उसके बाद जब हमने 3 L अल्फ़ाबेट्स बनाए तो हमें 6 मैच स्टिक की ज़रूरत हुई। इस प्रकार से 4 अल्फ़ाबेट्स बनाए तो हमने 8 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हुई। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि अगर आपको 30 L अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ L अल्फ़ाबेट्स अगर आपके 30 होंगे तो आपको कितने मैच स्टिक की ज़रूरत होगी? वेरी गुड, 60। अब ये 60 मैच स्टिक का यूज़ करके मैं पूरे टाइम इनको काउंट तो नहीं करूँगी। हमने ये जो 30 मैच स्टिक निकाली है वो इन ऊपर वाले पैटर्न को देख के निकाली है। कैसे? जैसे कि एक सिंगल L अल्फ़ाबेट्स था तो हमारे पास ओनली 2 मैच स्टिक की ज़रूरत थी, लेकिन जब हमने 2 अल्फ़ाबेट्स बनाए तो हमें कितने की ज़रूरत हुई? 4 की। तो इस प्रकार के पैटर्न को देखकर मैंने डायरेक्ट 30 L अल्फ़ाबेट्स के लिए 60 मैच स्टिक लिख लिए हैं। परंतु ये देखकर हमें कुछ समझ में आता है कि जब भी हम एक अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं या 2 अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं या 3 अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं तो उनसे जस्ट डबल मैच स्टिक की ज़रूरत हमें हो रही है। इसीलिए हमने 30 L अल्फ़ाबेट्स के लिए 60 मैच स्टिक लिख लिए।
तो ये दोनों सीरीज़ को देखकर मेरे पास एक फॉर्मूला, ये पैटर्न मिला, जिसे कि मैंने नाम दिया 2n। 2n में ये n क्या है, हमारे नंबर ऑफ l। अब ये जो n नंबर ऑफ l है, ये हमारे हर बार चेंज होते रहते हैं, जैसे कि 4, 6, 8 और 16। अब अगर मुझे यहाँ पर 60l बनाने हैं, तो 60l बनाने के लिए मुझे इसकी जस्ट डबल मैचस्टिक की ज़रूरत होगी। दैट्स 120 मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड 60l अल्फ़ाबेट्स। तो इन पैटर्न को देखकर जो मैंने फॉर्मूला 2n लिखा हुआ है, इसमें n हमारा क्या है, नंबर ऑफ l। ये हमारे बार बार चेंज हो रहे हैं, परंतु जितनी बार भी चेंज हो रहे हैं उसमें हमने देखा कि जस्ट डबल आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैचस्टिक आ रही हैं। इन 2n में जो n है, यही हमारा वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो बच्चों, आपको वेरिएबल समझ में आया? बच्चों, वेरिएबल को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक का नाम सोनू है और एक का नाम मोनू है। इन दोनों के सामने एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के अंदर कुछ मैंगोज़ रखे हुए हैं, परंतु ना ही सोनू को ये मालूम है कि इस बॉक्स के अंदर कितने मैंगो हैं और ना ही मोनू को ये मालूम है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो बॉक्स है वो क्लोज्ड है। जब मोनू ने सोनू से ये पूछा कि इस बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज़ हैं, तो सोनू इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि हमारा बॉक्स क्लोज्ड था। तो इस सिचुएशन में सोनू ने ये कहा कि हो सकता है इसमें x मैंगो हैं। क्यों? क्योंकि उसे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। लेकिन जब जैसे ही उसने ये बॉक्स ओपन किया और उसमें रखे हुए मैंगोज़ को काउंट किया, तब वो एग्जैक्ट आंसर दे पा रहा है कि इस बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज़ हैं। तो हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दैट्स मीन हम उसके लिए x यूज़ कर सकते हैं। और जब हम किसी नंबर्स को देखकर और काउंट करके इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं, तो वो हमारी एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं। जैसे कि इस बॉक्स में रखे जो 5 मैंगोज़ हैं, वो हो सकता है कि 35 भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि 50 भी हो सकते हैं और वो 100 भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमने इन्हें नहीं देखा था, तो हमने इनका नंबर्स ऑफ मैंगो कितने माने थे, x माने हुए थे। इस प्रकार बच्चों, बॉक्स में रखे हुए x मैंगो और जो नंबर ऑफ 5 मैंगोज़ थे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था कि हमने x मैंगो ये सिर्फ सपोज किए हुए थे और जो 5 है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ थी। तो हमारे पास अगर हम x और ये 5 वेरिएबल और हमारे एग्जैक्ट नंबर जो कि 5, 35 या 100 थे, इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहूँ, अर्थात दोनों की एज्यूम्ड वैल्यू को मैं प्लस करना चाहूँ, तो मैं x + 5 लिखूँगी। इस प्रकार के जो अरेंजमेंट हमारे सामने आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसी प्रकार से अगर मैं हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर में से डिफरेंस करना चाहूँ, तो मैं इन्हें क्या लिख सकती हूँ, x - 5। तो ये तो थे हमारे x और 5। इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार के और दूसरे वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 नए वेरिएबल हैं p और q। इन p और q के बीच में अगर मैं डिवीज़न करना चाहूँ, तो मैं इन्हें कैसे लिखूँगी, p / q। इसी प्रकार अगर मैं p और q के बीच में मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, p.q। तो जैसा आपने देखा कि x + 5 या x - 5, p / q और p.q, ये सभी वेरिएबल्स के बीच में हमने प्लस माइनस के जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, तो ये जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर यूज़ होने वाले थे हमारे कुछ कांस्टेंट नंबर और हमारे वेरिएबल। कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल से ही मिलकर हमारी बनती है इक्वेशन, और इक्वेशन को समझने से पहले हमें एक्सप्रेशन समझना बहुत ज़रूरी था। बच्चों, इक्वेशन वर्ड में आपको इक्वल साउंड सुनाई दे रहा होगा। इक्वल मतलब बैलेंस, जो कि 2
अलग अलग साइड्स में इक्वल होती हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम इसे इक्वेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुझे इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो ये हमारा क्या कहलाता? ये हमारा एक्सप्रेशन, जिसे कि हिंदी में व्यंजक कहा जाता है। इस इक्वेशन में यूज होने वाले जो वेरिएबल है वो कौन कौन है? एक्स। अगर x हमारा वेरिएबल है तो 2 और 5 हमारे क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहा जाता है। अब जैसा कि आपको इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो हम इस समीकरण को या इस इक्वेशन को एक सिंगल एक वेरिएबल वाली इक्वेशन कह सकते हैं। तो आपको इक्वेशन समझ में आई? इक्वेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है। x की पावर मुझे कितनी दिखाई दे रही है? कुछ भी नहीं। परंतु जब किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं होती तो उसे हम क्या मानते हैं? 1। और एक पावर को हम कभी भी लिखते नहीं हैं। इसी प्रकार से x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है। x की पावर अगर 2 होती है तो वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परंतु अभी हमारे सामने है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इक्वेशन के अंदर जो यूज होने वाले वेरिएबल हैं, अगर उनकी पावर 1 होती है, इसी पावर 1 के कारण इन्हें लीनियर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो हम इन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आप लोगों को लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। बच्चों, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बाद अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आखिर होते क्या हैं। जैसा कि टू वेरिएबल, अब आपको यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिखाई दे रही है 2x + 3y + 5 इट्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। अगर x और y हमारे वेरिएबल हैं तो 2, 3 और 5 हमारे क्या कहलाएंगे? ये तीनों हमारे कांस्टेंट या रियल नंबर हैं। हम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है? ax + by + c इट्स इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आपने देखा होगा कि अल्फ़ाबेट x जो कि हमारा वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a का। इसी प्रकार से y वाले वेरिएबल के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? b का। तो a, b और c ये तीनों के तीनों हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। इन कांस्टेंट को हम रियल नंबर भी ले सकते हैं। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारे जो a और b हैं वो कभी भी 0 नहीं होंगे। या तो a हमारा 0 होगा या हमारा b 0 होगा, पर किसी भी सिचुएशन में हमारे जो a और b कांस्टेंट हैं ये कभी भी 0 नहीं होंगे। तो अगर हम इन दोनों की जगह 0 रख कर देखते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हम a और b वाली पोजीशन पर 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा। x के साथ वाला जो कांस्टेंट है अगर वो 0 होता है और y के साथ वाला कांस्टेंट अगर 0 होता है तो हमें क्या दिखने को मिलेगा? 0 × x will be 0 and 0 × y will be again 0 and 5 it's equal to 0. So 5 is equal to 0? Not. 5 कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो यही कारण है कि हमारे जो a, b, c हैं ये तीनों के तीनों रियल नंबर होंगे और a और b हमारे कभी भी 0 नहीं होंगे। या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। कांस्टेंट और रियल नंबर के साथ साथ a और b को कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अब a किसका कोफिशिएंट कहलाएगा? x वेरिएबल का। और b किसका कोफिशिएंट कहलाएगा? y वेरिएबल का। कोफिशिएंट का सीधा सीधा अर्थ है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पर मुझे x के साथ a दिखाई दे रहा है और y के साथ b दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो कौन होगा? a। और हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो कौन कहलाएगा? b। तो a एंड b आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y वेरिएबल। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 4.1 एक्सरसाइज का हमारा पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए।
तो बच्चों कलम की कीमत अर्थात द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का प्राइस ना मुझे अभी पता है, ना ही मुझे बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ है और ना ही मेरे पास पेन की कीमत भी है। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर की या किसी भी थिंग की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो तो हम उनके लिए वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नोटबुक का जो प्राइस है वो क्या सपोज किया हुआ है, एक्स। इसी प्रकार से पेन का जो प्राइस है वो मैंने क्या सपोज किया हुआ है, वाई। अब एक कंडीशन उन्होंने दी है कि जो हमारे नोटबुक की कीमत है वो हमारे पेन की कीमत की 2 गुनी है। तो 2 गुनी का मतलब क्या हुआ कि हमारा नोटबुक का प्राइस डबल है जस्ट हमारे पेन के प्राइस से। और है, जो है वर्ड है इसका मतलब है इक्वल है, इसीलिए हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी 2x इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन में हमारे पास जो यूज़ होने वाले वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं, x और y। तो ये बन गया हमारा 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताइए। बच्चों इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर 2x प्लस 3y इट्स इक्वल टू 9.35 बार दिया हुआ है और हम जानते हैं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहलाता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से हमें जो क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। हमारा जो x अल्फ़ाबेट है, y अल्फ़ाबेट है और जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमारे क्वेश्चन में राइट साइड है। तो कोई बात नहीं, हम राइट साइड वाले कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन है और जो हमारी गिवन वाली इक्वेशन है वो दोनों पैरेलल या सेम हो जाए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इट्स इक्वल टू 0। अब ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट या वेरिएबल लेफ़्ट से राइट में जंप करता है या राइट से लेफ़्ट में जंप करता है तो वे अपने साइन चेंज कर लेते हैं। राइट साइड 9.35 बार का जो साइन था वो पॉजिटिव था और जब ये लेफ़्ट में आया तो ये 9.35 माइनस में हो गया। अब हम हमारी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि हमारे जो x वेरिएबल थे उनके साथ यूज़ होने वाले जो कांस्टेंट थे यहाँ पर a है और यहाँ पर 2 है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन थी और जो हमारी क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी अब वो दोनों एक दूसरे के सेम हो चुकी हैं। तो हमारे x अल्फ़ाबेट के साथ यूज़ होने वाले जो हमारे a और 2 हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सिमिलरली जो हमारा y अल्फ़ाबेट है दैट्स मीन y हमारा जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 है तो हमारे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और जो बचा हुआ कांस्टेंट नंबर है वो यहाँ पर क्या है, 9.35 बार। नहीं, 9.35 बार के साथ हमें ये माइनस साइन भी लेना है और हमें कभी भी ये साइन वाली मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमारे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 9.35 बार। बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस tan इट्स इक्वल टू 0। तो हम इसे भी हमारी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इट्स इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरे x अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होने वाली जो a है, a का मान कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं। जब भी हमारे x, y या जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई देते हैं या जो भी वेरिएबल्स आपको दिखाई देते हैं अगर उनके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका अर्थ है कि उनके साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारे x के साथ यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 1 का। जैसे कि हमारी लीनियर इक्वेशन जो होती है वहाँ पर हमारी वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1, लेकिन इस 1 पावर को हम लिखते नहीं हैं। उसी प्रकार से जब भी किसी अल्फ़ाबेट्स के साथ या किसी कांस्टेंट नंबर के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मिलता है, इसीलिए हम इसे भी नहीं लिखते। तो इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी होगी, 1।
और हमारे b कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, y के साथ यहाँ पर देखिए 1/5 मुझे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे माइनस साइन भी दिखाई दे रहा है। तो हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/5 और c हमारा क्या कहलाएगा, -10। बच्चों आपको कभी भी साइन की मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चंस में मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं और बचे हुए बाकी के क्वेश्चन किसको करना है, आपको। ये है आपका होमवर्क। बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज 4.2 जिसमें कि हम हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन दैट्स मीन इस इक्वेशन में जो यूज़ होने वाले वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित हल हैं। बच्चों अद्वितीय का अर्थ होता है जिसका सिर्फ एक हल हो, इसके अलावा कभी भी दूसरा हल ना हो। केवल 2 हल हैं, 2 हल का मतलब है कि इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिलेंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अर्थात इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन या x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। अब ये हमें बताना है। तो बच्चों हमारे सामने जो इक्वेशन है y = 3x + 5, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं दिखाई दे रही, परंतु ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ही है। यहाँ पर y और यहाँ पर x है। तो मैंने देखा कि मेरे पास y = 3x + 5 है और मुझे x और y की वैल्यूज़ पता करनी है कि कितनी होगी। अब ना ही कोई हिंट है और ना ही x या y की वैल्यूज़ है। तो जब इस सिचुएशन में हम आते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिए कि हम x या y में से किसी एक की भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अब वो एज्यूम हम कहाँ से करेंगे, x से। पुट x = 0। यदि मैं मेरी गिवन इक्वेशन में x की जगह 0 रखती हूँ तो मैं ये देखूँगी कि मेरे पास y की क्या वैल्यू आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था y = 3x, तो y = 3 और x की जगह मैं क्या पुटअप कर रही हूँ, 0 + 5। तो y = 0 + 5, दैट्स मीन y विल बिकम 5। इसका अर्थ है कि जब भी मैंने x 0 लिया था तो मुझे y कितना मिला, 5। इसी प्रकार से अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो फिर हम देखते हैं कि हमारी y की वैल्यू क्या आती है। y = 3x, 3 × x की जगह मुझे क्या रखना है, 1 + 5। दैट्स मीन y = 3 × 1 is 3 + 5। सो 3 + 5 is 8। तो हमने देखा कि जब मैं x की जगह 1 रख रही हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 8। ये पेयर जो है ये हमें बताते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे x अल्फ़ाबेट के लिए है और जो सेकंड है वो हमारे y अल्फ़ाबेट के लिए है। दैट्स मीन अगर हमने वेरिएबल x की वैल्यू 0 लिखी है तो y की कितनी आई, 5 आई। इसी प्रकार से जब मैंने x की 1 लिखी तो यहाँ पर कितनी आई, 8। तो बच्चों इससे मुझे क्या समझ में आता है कि जितनी बार मैं x की वैल्यू चेंज करूँगी उतनी बार मुझे y की नई वैल्यूज़ आएगी। तो इस प्रकार से तो मेरे x की मैं बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकती हूँ और जितनी बार नई वैल्यूज़ अगर मैं x की रखूँगी तो उतनी ही बार y की भी वैल्यू मेरे पास नई आएंगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स होते हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे आंसर्स मेरे सामने आ रहे हैं तो हम हमारा जो आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, थर्ड, अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चों 4.2 एक्सरसाइज का हमारा 4th क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1। हमारे समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। जैसा कि हमारे सामने जो इक्वेशन है 2x + 3y = k, ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर जो k है इसका मुझे मान ज्ञात करना है और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x = 2 और y = 1। ये एक हल या सॉल्यूशन है हमारे इस इक्वेशन का। वैसे तो हमें मालूम है कि हमारे
टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे हल हो सकते हैं। उन बहुत सारे हल में से एक सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है, तो मुझे चेक करना है कि क्या वाकई में ये x और y मेरे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं x और y की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ। ओके, सो 2x, x की जगह मुझे क्या पुटअप करना है 2, प्लस 3y, y की जगह मुझे क्या पुटअप करना है 1 इज इक्वल टू k। 2 multiply 2 will be 4 and 3 multiply 1 will be 3 is equal to k. 4 plus 3 will be 7 is equal to k. अब यदि ये दोनों इसके सॉल्यूशन थे तो सॉल्यूशन को पुटअप करने के बाद मुझे इसके अंदर यूज़ होने वाले कांस्टेंट k की वैल्यू मिली और k की वैल्यू मुझे कितनी मिली 7। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लीनियर वर्ड का अर्थ क्या होता है और हमारे समीकरण क्या होते हैं। इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न किए 4.1 एक्सरसाइज के, 4.2 एक्सरसाइज के, और बचे हुए क्वेश्चंस वो सभी आपको करने हैं। तो आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपसे बनेंगे और अगली वाली एक्सरसाइज